इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। क्या होता है? बोलो बेटा बोलो। What is myocardial infarction बेटा? In layman terms we call it heart attack. क्या बोलते हैं? Heart attack. First of all, tell me one thing. How many of you know what is the division of cardiac output? कार्डियक आउटपुट की बेटा जनरल फिजियोलॉजी का टर्म होता है कि कितना परसेंट कहां डिवीजन होता है। लेट्स से अगर हार्ट 100 ml ब्लड पंप करता फॉर एग्जांपल, तो कितना पार्ट कहां जाता है? डज एनीवन नो दैट? आई टेल यू बेटा, 60 to 65% goes in the systemic circulation. Which circulation? Systemic. What is systemic circulation? Beta, this is not biochemistry. I am starting with general physiology. Then we'll advance to small portion of anatomy, and then we'll thrust on to biochemistry. What is systemic circulation, beta? मेरी उंगलियों में खून आ रहा है, हाथ में खून आ रहा है, पेट में खून जा रहा है, टांगों तक जा रहा है. This all is systemic circulation. In short, you can say body की तरफ जो जा रहा है. Second, around 18 to 20%, or some books even write up to 25%, is pulmonary circulation. कौन सा circulation बेटा? Pulmonary circulation. As the name suggests, what would have been going on there in pulmonary circulation beta? Oxygenation of the blood. बेटा blood body में तो पंप होना ही है, उसका continuously oxygenation भी होना चाहिए. And third one is coronary circulation. Which one? Coronary circulation. After all बेटा heart को भी तो nutrition और oxygen चाहिए ना. Heart supplies itself also through coronary circulation. Myocardial infarction या heart attack जो होता है बेटा, it is related to coronary circulation, or I should say coronary arteries. Coronary arteries. जो भी बेटा ज्यादातर ब्लॉकेज या डैमेज होता है, it is mainly done in coronary arteries. ठीक है? Now, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा बेटा, कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं. There are two branches of coronary artery. Which one? Right and left. Now this is a very important gross point बेटा, ये आपको याद होना चाहिए. In majority of the population, जब आप आगे देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, क्या है, ये चीज आपको उसको देखने में काम आएगी. Let us say this is your rough figure of heart. ठीक, एक ब्रांच बेटा डोमिनेंट होती है. वन ब्रांच इज डोमिनेंट. वो लेफ्ट साइड पे बेटा जिसका कर्वेचर ज्यादा है, इट सिग्निफाइज दैट द लेफ्ट ब्रांच इज डोमिनेंट. लेफ्ट ब्रांच इज dominant in majority of the population. And when as a majority of the population, it is 60 to 70% बेटा. हो सकता है यहां हम सबकी लेफ्ट ब्रांच डोमिनेंट. ये क्यों बता रहा हूं बेटा, ये भी समझ आएगा. Then there are 5 to 10% people बेटा जिनमें राइट ब्रांच डोमिनेंट होती है. कौन सी होती है? राइट ब्रांच डोमिनेंट होती है. Then there are 15 to 20 lucky persons जिनमें ये बराबर बटी होती है. Neither of them is dominant. And why they are lucky? I'll tell you in a minute. मैंने आपको क्या बताया बेटा? Myocardial infarction is related to these coronary arteries. Myocardial infarction कब होता है बेटा? जब इनमें किसी में ब्लॉकेज होता है. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में. आप खुद सोचो, ये राइट साइड की आर्टरी अगर ब्लॉक होगी तो ज्यादा खून रुकेगा कि लेफ्ट साइड की आर्टरी के ब्लॉक होने से ज्यादा खून रुकेगा? लेफ्ट साइड. यस. इसीलिए अगर किसी की लेफ्ट कोरोना, इफ हम यही मान के चलते हैं दैट द पर्सन कंसर्न्ड इज लेफ्ट डोमिनेंट, जब तक हम प्रॉपर स्कैन ना करें, अगर उसकी लेफ्ट आर्टरी में मान लीजिए 80-90% ब्लॉकेज है, ही इज एट अ वेरी सीवियर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. मान लो उसकी राइट कोरोनरी आर्टरी में मान लीजिए 80-90 इवन 100% भी ब्लॉकेज है, तो इतना रिस्क नहीं है, लेकिन इतना नहीं है. तो यहां पे आप अपनी ग्रॉस एनाटॉमी बेटा हार्ट अटैक को, जिसे कहना चाहिए, उसका प्रोग्नोसिस या उसका डेंजर असेस करने में यूटिलाइज कर सकते हैं. कि अगर मान लो किसी की रिपोर्ट में आ रहा है दैट इज
राइट कोरोनरी आर्टरी इज 80% ब्लॉक्ड, ठीक है, मेडिकेशन शुरू कर दो, स्टैटिन्स लेना शुरू कर दो और फिजिकल एक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा, यू कैन लिव। लेकिन अगर 80-90% बेटा लेफ्ट ब्लॉक है, हो जाओ अब एडमिट हॉस्पिटल में, और सारे उल्टे काम जो कर रहे हो बंद कर दो विसे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ एनाटॉमी इज अप्लाइड इन मेडिसिन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, अब आते हैं बेटा व्हाट हैपेंस इफ द आर्टरी इज ब्लॉक्ड। मान लो आर्टरी ब्लॉक होगी ना, व्हाट विल हैपन? द कोरोनरी सर्कुलेशन इज ब्लॉक्ड, कोरोनरी सर्कुलेशन इज ब्लॉक्ड, यानी कि हार्ट मसल्स पे बेटा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टफ फेल्स टू रीच। बिल्कुल ऐसे जैसे अपने बचपन में भी वो पंगे तो सब लोग करते हैं बेटा, हाथ पे कभी कोई चीज बहुत टाइटली उंगली पर रैप की है, फिर वो खुलती नहीं है, क्या होता है बेटा, ये आगे की पूरी उंगली नीली पड़ जाती है, इवेंचुअली बहुत पेन होता है, होता है। दैट्स द स्टेट ऑफ इस्चीमिया, दैट्स द स्टेट ऑफ ischemia. That means oxygen and nutrients fail to reach the tissue, fails to reach the tissue. That's the state of ischemia. Same thing happens here beta, same thing. मान लो इस कोरोनरी आर्टरी में बेटा यहां ब्लॉकेज हो गया, there is some blockage in this, let's say it is 60% blocked, 60% ब्लॉक। मान लो पहले से हर सेकंड 100 ml ब्लड पास होता था, अभी कितना हो रहा है 60% ब्लॉक होने के बाद ओनली 40, यानी कि आगे रिक्वायरमेंट तो बेटा 100 ml की है, जा कितना रहा है ओनली 40। तो यहाँ पे जितने भी ये टिश्यूज हैं बेटा आगे जहां इनको सप्लाई कर रही है, these all starts to starve, these all tissue starts to starve and slowly and eventually they begin to die, ये खत्म होने लग जाते हैं, it starts to die, which is not a good condition। इससे दो चीजें आपको देखने को मिलती है, हार्ट का एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप लोगों ने कार्डियक साइकिल में पढ़ा होगा बेटा, फिजियोलॉजी में ऐसे करता है ना, अब वो रिदमिक सेक्शन बेटा ऐसा ऐसा होने लग जाता है, मरमर साउंड आने लग जाती है, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं ना कार्डियक मरमर, different types of sounds आने लग जाती है, which are not usual, just because of this cardiac block। This is a brief overview of myocardial infarction कि क्या होता क्या है जब ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है and the tissue damage exceeds a certain limit, what will happen? Heart attack, eventually heart pump करना ही बंद कर देगा, okay? This is a brief summary of myocardial infarction। समझ आया सबको? चलो अब आगे देखते हैं how this thing और how this blockage progresses। किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? Does someone know this? क्या इसका कॉज क्या होता है? What is the cause of this blockage? या इस ब्लॉकेज को क्या बोलते हैं पता? No, arteriosclerosis is a different thing. Atherosclerosis, yes, atherosclerosis। arteriosclerosis में क्या होता है पता? चलो मैं ये भी बताता, पर अच्छा है अपना भी बोल दिया। What happens in arteriosclerosis? Does anyone know? Atherosclerosis में तो बेटा ब्लॉकेज है। What happens in arteriosclerosis? There is hardening of the walls of blood vessels। हार्डनिंग ऑफ द वॉल, आपकी ब्लड वेसल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर इलास्टिक, दे आर इलास्टिक, दे आर इलास्टिक, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसीलिए वो अब जैसे हाथ बेंड करते हो या कुछ करते हो या ऐसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो या कोई इंजरी भी होती है, स्ट्रेस पड़ता है, दे कैन बियर दैट ड्यू टू दैट इलास्टिसिटी। बट व्हाट हैपेंस इन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, द वॉल्स बिकम हार्डेंड, और जब कोई चीज हार्ड होती है दे बिकम ब्रिटल ऑल्सो, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ते ही बेटा उनमें क्रैक्स, ब्रेक्स एंड अदर थिंग्स स्टार्ट्स टू अपीयर, दिस थिंग इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो चलो देखते हैं बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे डेवलप होता है।
But I am taking this section of coronary artery, of coronary artery. I'm taking this small section of coronary artery. Now, how atherosclerotic plaque will initially start to develop? First of all, the main requirement is high lipid level, high lipid और triglyceride levels. Initial requirement जो होती है बेटा वो होता है बॉडी में high triglyceride and lipid levels. Okay? क्या हुआ? समझ आ रहा? अब आप एक स्टेप और पीछे आइए बेटा. बॉडी में हाई ट्राइग्लिसराइड और लिपिड लेवल्स कब हो सकता है? बताइए. कब? कब? नहीं, वो तो बढ़ा हुआ है तो उसे डिसलिपिडीमिया कहता है. मैं कह रहा हूं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसलिपिडीमिया? क्या? क्या? यस, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक इज अ डिसेंट आंसर, बट एक बहुत कॉमन आंसर है बेटा जो सबको पता होना चाहिए. क्या? अरे रूट कॉज पे आओ. क्या? अरे रूट कॉज पे आओ बेटा. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज mellitus, uncontrolled diabetes mellitus, uncontrolled diabetes mellitus. Because what happens in diabetes mellitus? Tissues fail to utilize glucose. Tissues fail to utilize glucose, and there is increased demand of other fuel. जब बेटा ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा तो देखो जिंदा तो रहना है ना, तो बॉडी और क्या यूटिलाइज करती है? फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, जिससे उनका लेवल बेटा ब्लड में बढ़ता है नॉर्मल से ज्यादा. आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट का बेटा लिपिड प्रोफाइल देखिएगा, इनफैक्ट आजकल कराया भी जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली कराया जाता है अलॉन्ग विद ब्लड शुगर. उनका लिपिड लेवल बेटा एलिवेटेड ही आता है. ठीक? इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि ब्लड, द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज, the tissues, but they can utilize fats, triglycerides. That's why their TG and other fat levels are elevated. अब LDL क्यों elevated होगा? चल मैं तुझे ये भी बताता हूँ. ये पेरिफेरल टिश्यू है सारे. These all are peripheral tissue बेटा. And from liver and adipose tissue, अगर पेरिफेरल टिश्यू में फैट जाएगी तो वो कौन लेके जाएगा? LDL लेके जाएगा. कौन लेके जाएगा? LDL. That's why a diabetic patient should not concentrate on LDL level, though he should, but majorly he should concentrate on HDL level. कि ठीक है वो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो वापस भी आ जाता ताकि डैमेज ना करे. नाउ यहां से जो बेटा ब्लड एंटर हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, दैट इज इसमें बेटा लिपिड बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, फैट्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड. ओके? जब ऐसा होता है ना बेटा, दे strike with these balls. And over the period of time, what happens? Small amount of lipids, cholesterol, TGs start to get deposited in the walls of these blood vessels, especially in tunica media and tunica intima. Tunica intima. इन कोट्स में बेटा ये डिपॉजिट होने लग जाता है लाइक स्मॉल ड्रॉपलेट्स. ऐसा नहीं कि बेटा मान लो आज आप लोग कैंटीन में जाओ, ठीक है, 4-5 मैगी एक साथ खा लो, आपका भी लिपिड लेवल एलिवेट हो जाएगा, लेकिन उससे ये थोड़ी होगा कि वो डिपॉजिट हो जाएगा. नो, आप 3 महीने तक रोज खाइए लंच में मैगी, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. इट अकर्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है? like small drop.
starts to deposit in the walls of this. After that what will happen? एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोग्रेस आगे कैसे होती है, कौन जानता? Who will tell? ब्लड में एक और चीज होती है बेटा, which are called macrophages. Which are called macrophages. The macrophages then will start to oxidize this lipids or TGs. इनको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि actually these are foreign particles in blood vessel. These are foreign particles in blood vessel. Lipid normally deposit नहीं होते बेटा blood vessels की wall में. What will happen? The macrophages and the WBCs will start to get attracted towards them and will oxidize them. Will oxidize them. कैसे oxidize करेंगे बेटा? By action of free radicals. By action of क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा? आ रहा है. By action of free radicals. कुछ कुछ देख रहे हो, कुछ कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, कुछ कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है. लेकिन मुसीबत पता क्या होती है बेटा? ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, ये जो डिपॉजिट हो रहा है ना, दिस इज मेनली एलडीएल. मेन फ्रैक्शन इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का होता है वो एलडीएल होता है, जो डिपॉजिट हो रहा है. ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल attracts even more macrophages. ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल और ज्यादा मैक्रोफेजेस अट्रैक्ट करता है, और मैक्रोफेजेस अपने ऊपर और ज्यादा एलडीएल को अट्रैक्ट करती है, एंड हेंस अ फीडबैक लूप. और ज्यादा एलडीएल और ज्यादा मैक्रोफेजेस, और ज्यादा एलडीएल और ज्यादा मैक्रोफेजेस, एंड these all things starts to get deposited in this fibrous collagen sheath in the blood vessel. बेटा इसमें फाइनली कोलेजन भी डिपॉजिट होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड, अब तो ये ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर बन चुका है. Now it is an integral part of blood vessel. The blood vessel covers it with a collagen sheath, with a collagen sheath, and this structure is called foam cell. क्या बोलते हैं? Foam cell. Up to now this thing can be completely reversed. अगर आप अपनी डाइटरी, फिजिकल, दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, this foam cell condition can be reversed. लेकिन अगर ये यहां से बढ़ता चला गया, after that it becomes irreversible. अब ये कोरोनरी आर्टरी बेटा इतनी ब्लॉक्ड हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं कि जो पूरा ब्लड फ्लो बेटा यहां से आराम से हो रहा था, now it has got stopped. अब इतना ब्लड बेटा वापस आ रहा है, which is creating turbulence in the blood vessel. और ये आपको ईसीजी पे जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन आता है तो दिखाई देता है. दो तरह के होते हैं बेटा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, दो तरह के होता है. ठीक है. अब अगर ये चीज बेटा आगे प्रोग्रेस करती रहेगी, इफ दिस फोम सेल ग्रोथ कंटिन्यूज टू प्रोग्रेस, ग्रोथ कैसे होगी बेटा? बिल्कुल वैसे होगी, क्योंकि एलडीएल तो आप करेक्ट कर नहीं रहे, इसी पे बेटा और एलडीएल डिपॉजिट होता जाएगा, और ऑक्सीडाइज होगा, और मैक्रोफेजेस आएंगी, और एलडीएल आएगा. द साइकिल गोज ऑन. इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ओनली एंड ओनली वन. मैक्रोफेजेस क्या ऑक्सीडाइज कर रही है बेटा? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. इफ द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज लोवर्ड, कम मैक्रोफेजेस को कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, एंड दिस थिंग कैन बी रिवर्स्ड. लेकिन एक क्रिटिकल स्टेज के बाद अगर फोम सेल आगे प्रोग्रेस कर गया, देन द थिंग फॉर्म्ड इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक. क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक. क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक. Once that plaque stage is formed, it is irreversible. सेल रिवर्स्ड है, फोम सेल की प्रोग्रेस कुछ हद तक रिवर्स हो जाएगी. Once it transforms into plaque,
कोलेजन के साथ बेटा पूरा जम के या आर्टरी में ये पूरा सेट होगा, आर्टरी का पार्ट बन गया, देन इट इज इरिवर्सिबल। उसके बाद तो वही स्टेंट डाल के वही जो होता है ना बेटा मेजर सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है हार्ट अटैक के बाद वो ब्लॉकेज खोलने के लिए, वही हो सकता है। जब यहां से ब्लड फ्लो कम होगा तो बेटा ये आगे जिस जिस टिश्यू को सप्लाई कर रहा होगा, whatever tissue it is supplying, they will receive less blood, they will receive less blood, and with less blood they will receive less oxygen, they will receive less oxygen, they will receive less nutrients, they will receive less minerals, they will receive less vitamins, सब कुछ कम मिलेगा बेटा, उनका फिजियोलॉजिकल और लाइफ प्रोसेस बेटा धीमा हो जाएगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होता बेटा, दे स्टार्व, भूखे रहेंगे बेटा, धीरे धीरे क्या होगा मसल वहां से खत्म होने लग जाएगी, द मसल स्टार्ट्स टू गेट डैमेज्ड एंड देन फिनिश्ड। उसके बाद जब एक क्रिटिकल स्टेज आ जाती है देन इट प्रोग्रेसेस इनटू एमआई, देन इट प्रोग्रेसेस इनटू एमआई। एमआई के सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स बताइए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एमआई? ये तो जनरल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी थी बेटा, अब सिम्टम्स पे आते हैं। सिम्टम्स क्या होता है एमआई के बेटा? क्या क्या? चेस्ट पेन इज देयर, बट चेस्ट पेन तो दिन में 3-4 दिन में एक बार तो सभी को हो ही जाता भाई, इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट आंसर बेटा। क्या? ये राइट साइड है बेटा, हाँ ये राइट साइड है। चेस्ट पेन ऑन लेफ्ट साइड, chest pain on which radiates towards your upper arm, यहां से बेटा पेन स्टार्ट होता है and it radiates towards this side. This pain is characteristic of MI, जिसको हम कहते हैं बेटा एंजाइना। क्या बोलते हैं? एंजाइना। और एंजाइना की पेन से बेटा रिलीव करने के लिए एक चीज दी जाती है, बोलिए क्या? जीभ के नीचे रखते हैं बेटा उसे, जीभ के नीचे रखते हैं। अच्छा, इट इज रिलेटेड टू NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन बताएगा? क्या? अरे बोलो यार, बोलो, क्या फर्क पड़ता है? रिमेंबर दिस क्लासरूम इज ओनली फॉर यू एंड इवन मी टू लर्न। जितना गलती करना है यहां करो बेटा, एग्जामिनर के आगे मत करना। क्या? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन बेटा वो जीभ के नीचे रखी जाती है सो दैट इट रिलीज NO which is a potent vasodilator। क्या होता है? वैसोडाइलेटर। बेटा यहां पे देखो एंजाइना का पेन और MI क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टरी ब्लॉक्ड है, आर्टरी ब्लॉक्ड है। हमें क्या करना है बेटा? वैसोडाइलेशन करना, ताकि खुले, ब्लड आगे पहुंचे तो हमारे शरीर में जान आए। फॉर दैट नाइट्रोग्लिसरीन बेटा वो चबाने के लिए, सटकने के लिए नहीं दी जाती, उसे कहा जाता है जीभ के नीचे रखिए। एंड व्हाई दैट स्पेसिफिक एरिया? क्योंकि वहां पे NO सबसे तेजी से एब्जॉर्ब होता है, ये भी पूछा जाता है। NO हमारा मेन कंसर्न क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन से फटाफट नाइट्रिक ऑक्साइड निकले, और फटाफट निकलने के बाद बेटा फटाफट बॉडी में एक्ट भी करना शुरू कर दे, एंड इट इज एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन दिस पोर्शन बेटा बिलो योर टंग। इसलिए यहां कहा जाता है इसको यहां रखिए, ताकि जैसी NO निकले, NO अपना काम शुरू कर दे। व्हाट इज द वर्क? वैसोडाइलेशन। द पेन इज कॉल्ड एंजाइना, पेन इज कॉल्ड एंजाइना। और एक किस तरफ होता है बेटा? यहां से, हार्ट से शुरू होता है और रेडिएट होते हुए जाता है बेटा यहां से अपर इस पार्ट तक। द क्वेश्चन नाउ अराइज, व्हाई ऑन द लेफ्ट पार्ट बेटा? लेफ्ट पार्ट पे ही। एक इसका बड़ा सिंपल सा आंसर आप कह सकते हो कि सर हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक? तो
बड़ा रीजनेबल आंसर है, विच इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो, बट व्हाट इज अ मोर डिटेल्ड आंसर फॉर दैट, कौन बताएगा? वंस अगेन वी आर जंपिंग टू ग्रॉस एनाटॉमी. हार्ट तो सबने पढ़ा है ना बेटा, ऐसा तो कोई नहीं जिसका हार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ. टेल मी. द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई द पेन अराइजेस फ्रॉम दिस साइड, बट इट रेडिएट्स टुवर्ड्स योर दिस शोल्डर पार्ट. There must be some very strong reason for that. Why? Your aortic arch is situated towards left. बेटा, आपका aortic arch left की तरफ होता है, ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, इसलिए वो पेन रेडिएट हो गए यहाँ आपके अपर, इस कंधे के इस पार्ट तक आता है. जिनमें बहुत सीवियर ब्लॉकेज होता है ना, बहुत सीवियर बेटा, उनको लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे तक या पूरे हाथ तक पेन होता है ना, बहुत सीवियर ब्लॉकेज होता है. वन मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम इज, प्लीज बेटा बातें, I'll tell you why. देखो, I do not have any PPT or anything. Everything is running here. कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा बेटा, then it's your loss, और मैं नहीं चाहता आप लोगों का लॉस. One more important symptom is, please don't take it otherwise. कोई जैसे बहुत ज्यादा जैसे सिगरेट पीता है, बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा उनमें उनको एक दिक्कत होती है. क्या? आप उनसे कहेंगे ना 2 फ्लोर चढ़ जाओ, वो दूसरे फ्लोर तक पहुंचता पहुंचता व्हाई? अरे सुनो सुनो, व्हाई दैट थिंग हैपेंस? क्योंकि उनकी कोरोनरी आर्टरीज हैव स्टार्टेड टू ब्लॉक, देयर कोरोनरी आर्टरीज हैव स्टार्टेड टू ब्लॉक, और उनकी हार्ट मसल्स डैमेज होने लग गई हैं. यानी कि अब उनका हार्ट इतना एफिशिएंट नहीं बचा कि वो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ जाए. उनका हार्ट इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ जाए. 2 फ्लोर ऊपर चढ़ जाएंगे और उनकी सांस नहीं फूलेगी अगर ये पूरी आर्टरी काम कर रही है बेटा, इसमें बहुत कम ब्लॉकेज है या है ही नहीं. लेकिन अगर सिगरेट पी पी के बेटा अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया है तो फिर तो 2 नहीं 1 फ्लोर चढ़ते ही हो जाएगा. रुक जा भाई, रुक जा, अभी रुक जा, तो 2 मिनट सांस ले ले, फिर चलता हूं. ठीक है, दिस थिंग हैपेंस. एंड व्हाई सिगरेट स्मोकिंग आई एम टेलिंग यू, प्लीज बेटा जो भी डिस्कस करना है मेरे साथ करो. ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन डिस्कशन बेटा, मेरे साथ करो जो भी, और कैमरे पे नहीं करना तो क्लास के बाद आ जाना. व्हाई सिगरेट स्मोकिंग बेटा? इस फोम का बनने का बेटा मेन कल्प्रिट कौन था जानते हो? नॉट एलडीएल, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल. कौन सा? ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, जो बेटा आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल में चिपक गया था. और सिगरेट स्मोकिंग बेटा फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है. क्या जनरेट करता है? फ्री रेडिकल्स, जो उस ऑक्सीडेशन को और तेज कर देता है. इसीलिए जो लोग स्मोकर होते हैं, जो लोग स्मोकर होते हैं, they are at a very high risk of developing MI. Now there is something called risk factor और population at risk. इस चीज को भी समझो. ऐसा नहीं होता कि जो लोग सिगरेट पीते हैं बेटा वो MI से ही मरेंगे या उनको MI होगा ही. ओके, बट एज कंपेयर टू यू एंड मी, दे आर एट अ हायर रिस्क. दे आर एट अ हायर रिस्क. उनमें MI डेवलप होने का चांस ज्यादा है. ठीक है, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, ऐसा भी होता है कि उनको सारी जिंदगी डायबिटीज नहीं होती. लेकिन जो अपनी चीनी में भी, अरे नहीं 2 चम्मच नहीं, सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालिए, पता चला 30 की एज में इंसुलिन का वो डॉक्टर साहब वो इंसुलिन दे दिए, डायबिटीज हो गई. सो इट इज कॉल्ड रिस्क फैक्टर. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. एंजाइना हो गया. नेक्स्ट इज योर एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक मार्कर्स ऑफ MI. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंजाइमेटिक, ये समझ आया बेटा, हाउ एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म्स, हाउ इट प्रोग्रेसेस, एंड हाउ एंड व्हाट populations are at risk of developing atherosclerosis. अब आता है बेटा enzymatic factors पे. Not enzymatic, I should say markers of MI. Markers of MI. नाइट्रोग्लिसरीन याद रखना बेटा, नाइट्रोग्लिसरीन पूछ लेते हैं. नाइट्रोग्लिसरीन इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स. हो सकता है यहां काम ना है, मेडिसिन में तो बिना इसके वाई वाई नहीं होगा बेटा.
इस क्वेश्चन के बिना होता ही नहीं भाई। और जीभ के नीचे क्यों रखवाया जाता है ये भी पूछते हैं। अच्छा चलो, आई टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज योर होमवर्क. There is one amino acid which is related to that in release of NO. Which one is that? एक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होता है बेटा जो NO की रिलीज में जिसे कहना चाहिए असिस्ट करता है या उसका काम होता है NO रिलीज करना बॉडी में. क्या? यस, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. यस, इट इज arginine. It is arginine. It is arginine. Good. बहुत लोगों को नहीं पता होता बेटा. चलो अब आते हैं मार्कर्स ऑफ MI पे. मार्कर्स ऑफ MI. एक अच्छा और एफिशिएंट मार्कर क्या होता है? What is a very efficient and good marker? क्या? Yes, it should be specific. क्या? Yes, that's the point. You should be able to detect patient of MI earlier as possible. जितना अर्ली डिटेक्ट कर लोगे बेटा उतना फायदा है. स्पेसिफिसिटी आई शुड से, मैं आपको एक बात स्पेसिफिक बताता हूं. एज ऑफ नाउ MI का कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं होता. हमें 2-3 मार्कर्स को कोरिलेट करके देखना पड़ता है बेटा. 2-3 मार्कर्स को एक साथ कोरिलेट करके देखना पड़ता है. देयर इज नो स्पेसिफिक मार्कर फॉर MI बेटा. मैं बताता हूं क्यों, देखेंगे ना पता चलेगा. सबसे पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए बेटा. हार्ट इज अ मॉडिफाइड मसल. हार्ट इज अ मॉडिफाइड मसल. ठीक. MI के केस में सबसे पहले क्या बढ़ता है किसी को पता है? मान लो अगर T इक्वल 0 पे या पेशेंट सफर फ्रॉम MI सीवियर और माइल्ड जो भी है, सबसे पहले क्या बढ़ेगा किसी को पता है? एक्सीलेंट आंसर. यस, मायोग्लोबिन. पढ़ के आया है. यस, मायोग्लोबिन. लेकिन मायोग्लोबिन is not a specific marker for MI, not at all. क्यों? Why? देखो, हार्ट भी एक काइंड ऑफ मसल है. हार्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मसल. MI में क्या हो रहा है? योर मसल इज नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन बेटा. ठीक. बाय दैट प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस उसकी ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है. दैट टिश्यू स्टार्ट्स टू गेट डैमेज्ड. और जैसे बेटा वो शेड ऑफ होगा, खत्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो एकदम से मायोग्लोबिन शूट अप होगा. तो इसीलिए मायोग्लोबिन. ही इज एब्सोल्युटली राइट. बट मायोग्लोबिन इज नॉट अ इंपॉर्टेंट मार्कर, नॉट एट ऑल फॉर MI. क्यों? यस. मान लो आप ओपीडी में बैठे हो या ऐसे अपने चेंबर में बैठे हो, तो आपके हाथ में एक रिपोर्ट आती है जिसमें मायोग्लोबिन एलिवेटेड है. आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा? दैट स्पेसिफिक पर्सन मस्ट हैव सफर्ड अ क्रश इंजरी. विच इंजरी? क्रश इंजरी. अब क्रश इंजरी कहां हो सकता है? सबसे कॉमन होता है बेटा रोड एक्सीडेंट्स. क्या होता है? रोड एक्सीडेंट्स. अब जैसे रोड पे भगवान ना करे से कोई गिरता है, मैं तो बहुत बार गिरा हूं भाई, तो क्रश इंजरी होती है. मसल गेट डैमेज्ड. मसल गेट डैमेज्ड एंड टेम्पररीली बेटा क्या होता है? आपका मायोग्लोबिन बड़ा एलिवेटेड आता है. ठीक. लेकिन उससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते दैट द स्पेसिफिक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम MI. तो इसके दूसरे क्या पैरामीटर्स होते हैं? देयर आर 2 क्लासेस ऑफ पैरामीटर. फर्स्ट वन इज एंजाइमेटिक एंड सेकंड वन इज नॉन एंजाइमेटिक. सबसे पहले नॉन एंजाइमेटिक का आता है. बोलिए कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, कार्डियक ट्रोपोनिन. अरे वो एंजाइमेटिक होते हैं. सीके की फुल फॉर्म बोलो क्या होती है? काइनेज. क्या है? एंजाइम है. वी आर स्टार्टिंग विद नॉन एंजाइमेटिक. वी आर स्टार्टिंग विद नॉन एंजाइमेटिक. द जेंटलमैन देयर सेड ट्रोपोनिन, कार्डियक ट्रोपोनिन टू बी स्पेसिफिक. कौन कौन से? आई एंड कार्डियक ट्रोपोनिन INT. अब कोई भी मार्कर का स्पेसिफिसिटी एंड अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. MI जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लोगे उतना अच्छा है, उतना पेशेंट का बचने का चांस ज्यादा है और डैमेज कंट्रोल या कम से कम करने का चांस होता है. ठीक.
कौन सा जल्दी डिटेक्शन देता है बेटा? द मेन क्वेश्चन इज दिस, कौन सा? नो, कार्डियक ट्रोपोनिन आई की पीक होती है 4 to 6 आवर्स में. सम बुक्स इवन राइट 4 to 7 आवर्स कार्डियक ट्रोपोनिन आई, लेकिन वो एलिवेटेड बहुत लंबा रहता है. कार्डियक ट्रोपोनिन टी की पीक आ जाती है 2 से 5 घंटे में, लेकिन वो एलिवेटेड आई के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है. मान ले आई की जो एलिवेशन की लिमिट है नॉर्मल से वो होती है 10 से 14 दिन, 10 to 14 डेज, लेकिन कार्डियक ट्रोपोनिन टी इसकी पीक आ जाएगी बेटा 3 से 5 घंटे में, लेकिन इसका एलिवेशन 7 to 10 डेज ही रहता है, विच इज मोर देन इनफ फॉर डिटेक्शन फॉर दोनों. इसीलिए दोनों को साथ में एस्टिमेट किया जाता है. इसीलिए मैंने कहा था बेटा कोई भी स्पेसिफिक मार्कर नहीं है एमआई का. जब दोनों की हमें पीक साइमल्टेनियसली मिलती है ना, मान ले हमने सैंपल लिया, देखें यहां पे मैं दिखाता हूं. सबसे पहले जो चीज एलिवेटेड होगी बेटा इमीडिएटली दैट इज मायोग्लोबिन. कौन सा? मायोग्लोबिन. तो आपका टाइम हो गया, नहीं टाइम नहीं, ये तो चलो आपका कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ये आपका टाइम है. ठीक है, आई होप दिस ग्राफ इज अंडरस्टैंड. सब लोग समझ पा रहे हैं सर? अंडरस्टैंडेबल. ये देख, ये पीक है बेटा मायोग्लोबिन की. किसकी? दिस पीक इज ऑफ मायोग्लोबिन. देख इमीडिएटली बढ़ा, इमीडिएटली नीचे आ गया. और ये मायोग्लोबिन रिलीज कहां से हो रहा है बेटा? जैसी मसल डैमेज से एकदम से कहना कार्डियक मसल जो भी तक डैमेज थी, एकदम से उनसे क्या कहना चाहिए, साइटोप्लाज्म से और उनके मायोसाइट से इमीडिएटली आपका मायोग्लोबिन ब्लड में रिलीज होता है. तो ये पीक आता है इन एमआई. अब अगला आता है बेटा ट्रॉप टी और ट्रॉप आई. अब देख कैसे कंफर्म करते हैं विद ट्रोपोनिन. उसके बाद बेटा ये पीक आता है. ठीक, क्योंकि वो ग्राफ इतना है इसीलिए मैंने इतना रखा. 2-3 हफ्ते बाद बेटा नॉर्मल हो जाता है. ओके, ये तो हो गया तेरा ट्रॉप टी. अब देखते ट्रॉप आई. ठीक, अब देख पीक पहले किसकी आ रही है? विच वन इज गेटिंग पीक्ड फर्स्ट? ट्रॉप टी. कौन सा? ट्रॉप टी. दूसरा, इमीडिएटली उसके थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद किसकी पीक आ रही है? ट्रॉप आई. तो अगर आपको ट्रॉप टी की पीक दिख रही है सैंपल में, 80 to 90% chances that the person has suffered from MI or I should say heart attack. और कंफर्म कब होगा बेटा? जब ट्रॉप आई की पीक भी आ जाएगी आधे घंटे से 1 घंटे के बाद, जिससे कंफर्म हो जाएगा that the person has undergone an MI. ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि कंफर्मेटरी एक पैरामीटर नहीं, हमको सब चीज साथ लेके चलनी है. मान ले तेरे पास रिपोर्ट आई, सर इसका मायोग्लोबिन बड़ा पीक हो गया, तो इसका ट्रॉप टी ट्रॉप आई दोनों आ गया, मतलब ऐसा बढ़ा हुआ है, इमीडिएटली हार्ट अटैक है, रेफर कर दीजिए इन्हें इन देयर रिस्पेक्टिव वार्ड्स. ठीक है, समझ आया? दूसरा एक और चीज देखो बेटा, ट्रॉप टी की पीक जल्दी आ गई लेकिन बेटा डिक्लाइन तेजी से हो रहा है. ट्रॉप आई की पीक थोड़ी सी लेट आई बेटा, लेकिन डिक्लाइन धीरे धीरे हो रहा है.
Elevated trop T can be detected even after 7, 8, 9 or even 10 days also. Okay, trop T. Elevated troponin I can be detected even after 12, 13, even 14 days also. इस ग्राफ से आप और क्या चीज निकाल सकते हैं, बोलिए, और क्या बेटा इसमें आप जिसे कहना चाहिए इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। हम लोग फिजिक्स से बड़ी नफरत करते थे सब लोग, आपको तो पता नहीं, मेरे तो नंबर नहीं आते थे बेटा, वो यहाँ पे काम आती है सब चीजें, पता क्यों? मान लो इसमें वापस आगे जाके फिर कहीं कोई मायोग्लोबिन की पीक आ गई तो क्या होगा? अ सेकेंड हार्ट अटैक फॉलोड बाय अ पीक, और स्टॉप सेइंग पीक। मान ले यहाँ पे कहीं पे आगे जाके फिर से एक मायोग्लोबिन का एलिवेशन आता है बड़ा शार्प, क्योंकि देख बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी जाता है, और ट्रॉप टी या ट्रॉप आई वापस धीरे धीरे, मान ले मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूं, इसको लिखना मत, मान ले पीक नहीं है ये, लेकिन ऐसा ऊपर की तरफ जाने लग गया, इसका मतलब क्या है? द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अनदर सेकंड हार्ट अटैक। और अच्छे से केयर कीजिए इसकी, इज इन अ वेरी सीवियर सिचुएशन। अभी देख वहां पे पीक नहीं आई है ट्रॉप आई की, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा प्लॉट किया है कि एमआई उसकी मायोग्लोबिन की पीक आ गई है एंड इट हैज स्टार्टेड टू राइज अगेन। ओके, so this is how we use this thing, समझ आया? अच्छा, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी का क्या काम होता है कार्डियक मायोसाइट्स में, बोलो? ट्रोपोनिन आई क्या? हाँ, इनहिबिटर ऑफ एक्टिन, नाम ऐसा ही होता है उसका, चले एक हिंट देता हूं, नाम ऐसा ही होता है बेटा, इट इनहिबिट एटीपीएज एक्टिविटी। troponin I inhibits ATPase activity. What is the function of troponin C? Yes, calcium binding, that site of calcium binding उससे related होता है. And what is the function of troponin T? Because heart is also a modified muscle, तो बेटा आपको ये ट्रोपोनिन्स देखने को मिलेंगे. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या हो रहा है? द मसल इज गेटिंग डैमेज्ड, और जब डैमेज इतना सीवियर हो जाता है कि ये जिसे कहना ब्लड में आना शुरू हो जाता है, इनका लेवल एकदम से एलिवेटेड होता है. इन केस ऑफ एमआई, जैसे ही एमआई होगा बेटा, हार्ट कुछ देर के लिए रुक जाता है या थम जाता है, देयर आर वेरियस एरिथमिकल चेंजेस इन दैट. उस केस में ये बहुत तेजी से बढ़ता है बेटा. कोई एक मार्कर नहीं होता बेटा एमआई का, याद रखना, आपको सब चीज साथ में लेके चलनी है. मायोग्लोबिन नहीं भी देखोगे तो बेटा ट्रॉप टी ट्रॉप आई से काम हो जाएगा. इमीडिएटली देखो ट्रॉप टी की पीक आ रही है, फटाफट इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए, बिल्कुल विदाउट एनी रश, सॉरी विदाउट एनी मतलब सेकंड थॉट, इनको बिल्कुल फटाफट लेके जाइए. और अगर ट्रॉप आई की पीक भी आ गई है आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, हार्ट अटैक इज कंफर्म. दीज आर द नॉन एंजाइमेटिक मार्कर्स. which markers? नॉन एंजाइमेटिक मार्कर्स. अब बोलिए बेटा, आप कौन से कह रहे थे? वो एंजाइमेटिक होते हैं. समझ आया? इतना समझ आया क्या? यस, सी के एम बी. सी के एम बी. और कितने टाइप के होते हैं बेटा क्रिएटिन काइनेज? बोलिए. सी के, हाँ 3 टाइप्स. बोलिए. सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सी के एम एम कहां होता है? मसल्स में. कहां होता है? सी के एम बी कहां होता है? हार्ट मसल्स में, कार्डियक मसल्स में. ठीक. एंड वेयर इज सी के बी बी प्रेजेंट? यस, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन. यहां पे खाली एमआई की ही क्लास मत लीजिए आप. अगर आपके ब्लड में या सीरम में सी के एम एम बढ़ा है, सी के एम एम, that means you have gone some muscular injury.
or maybe even suffering from something like muscular dystrophy. Okay, इसीलिए C के M बढ़ा हुआ है, C के MB बढ़ा हुआ है. That means you have gone cardiac muscle injury, like MI, जैसे कि MI myocardial infarction. ठीक. और अगर C के BB बढ़ा हुआ है तो your brain have gone some serious injury. Of all the three, दुआ करे बेटा कभी भी किसी का C के BB ना बढ़ा मिले. That's the most dangerous thing. ठीक है. Now, what is the function of this CK creatine kinase बेटा? ये क्यों होता है कार्डियक मसल्स में? इसका क्या काम होता है? क्या काम होता है बेटा इसका? अरे उठाओ इसे. उठ जाओ. What is the function of CK? भूल जाओ बेटा, MM, MB, BB भूल जाओ. क्रिएटिन काइनेस का काम क्या होता है? What is the function of creatine kinase? बेटा ये तो एंजाइम है. This is an enzyme. This is an enzyme. Creatine kinase बेटा catalyze one reaction. बेटा ये फॉस्फेट एटीपी से आ रहा है. कहां से आ रहा है? एटीपी से. आप सिंपली एटीपी भी लिख सकते हैं. It converts creatine into creatine phosphate. And what is creatine phosphate beta? It is a high energy compound. It is a high energy compound. कौन सी रिएक्शन होती है वो? लिपमैन लोहमैन. कौन सी रिएक्शन होती है? पढ़ी है? That involves creatine phosphate. जैसे हम कहते हैं कि मसल्स को एटीपी की जरूरत होती है फॉर मूवमेंट. दिस थिंग इज पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली इनकरेक्ट. रैपिड मूवमेंट्स और प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट्स दोनों के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है बेटा. वन रिक्वायर्स एटीपी, वन रिक्वायर्स क्रिएटिन फॉस्फेट. जैसे मान लो अभी यहाँ पे कोई आ जाए, कोई जानवर आ जाए यहाँ से पीछे विंडो से, इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? सब गेट से भागेंगे बेटा, और जितना तेज हो सकता है उतना तेजी से भागेंगे बचने के लिए. वो तेजी कहां से आएगी बेटा? क्रिएटिन फॉस्फेट से आएगी. इमीडिएट एनर्जी सोर्स मसल्स के लिए. बाद में एटीपी विल स्टार्ट टू टेक ओवर. ओके, बाद में. इसीलिए जो लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित होते हैं, पेशेंट होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, उनके ब्लड में सी के एमएम का लेवल बहुत बड़ा होगा, यानी कि उनकी मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट होगा ही नहीं. दैट्स व्हाई. सिमिलरली जब बेटा हार्ट मसल्स में डैमेज आएगा, हार्ट मसल्स में, देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिएटिन काइनेज इन ब्लड. क्रिएटिन काइनेज इन ब्लड, और उसका भी बेटा एलिवेशन ऐसे ही आएगा आपका. ये स्पेसिफिक नहीं होता कि ये ज्यादा आएगा कम आएगा, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में बस ऐसे लिखा हुआ है कि क्रिएटिन काइनेज का एलिवेशन आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बेटा ट्रॉप टी, ट्रॉप आई, सी के एमएम, सी के एमबी सब अलग अलग में नापी जाती है ना. दैट्स व्हाई, जस्ट टू मेक श्योर कि देयर इज अ एलिवेशन. अब सी के एमबी से एमआई का कोरिलेशन कैसे कंफर्म किया जाता है कि दैट स्पेसिफिक पर्सन हैज अंडरगॉन एमआई? ये कौन बताएगा भाई?
जितने पैरामीटर होता है ना बेटा इसमें, क्रिएटिन काइनेज MB, इट कम्स क्लोजेस्ट टू बीइंग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये भी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिसिटी के पैरामीटर पर सबसे क्लोज आता है ये। अब मान ले CK-MB तेरा बढ़ा हुआ है, तो कैसे कंफर्म करेगा दैट स्पेसिफिक पर्सन हैज गॉन एन MI? if the total CK-MB, क्या हुआ बेटा, if the total CK-MB is more than 5% of total creatine kinase in serum, आपके सीरम में जितना भी क्रिएटिन काइनेज है, जितना भी, अगर 5% से ज्यादा उसमें CK-MB आ गया, that confirms it's a heart attack, it's a MI. If the total percentage of CK-MB exceeds more than 5% of creatine kinase in serum or blood, it confirms myocardial infarction. क्योंकि यहां तुझे वो 5% वाला पैरामीटर लेना पड़ रहा है, इसीलिए इसकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी डेम हो जाती है, but it is very close to being called a specific this thing parameter for that, for heart attack. तो आपको क्या क्या देखना है बेटा? सबसे पहले देखना मायोग्लोबिन, नहीं भी देखोगे तो चलेगा. Then a peak of TROP-T, TROP-I and CK-MB. These are three enzymatic and non-major enzymatic and non-enzymatic parameters of MI जो elevated होता है. Which are the non-enzymatic? बोलो. TROP-T, TROP-I. कुछ लैब्स बेटा TROP-C भी करता है, पर छोड़ो. TROP-C as of now you can safely ignore. इसीलिए मैंने तीनों पूछे थे बेटा. And which one is the enzymatic factor? बोलो. CK-MB. पुराने टाइम में क्या किया जाता था, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, हम LDH एस्टिमेट करते थे. क्या एस्टिमेट करते थे? LDH एंड AST. क्या एस्टिमेट करते थे? AST. इन ओल्डर टाइम्स, इवन नाउ आल्सो, पूरा कार्डियक प्रोफाइल आता है ना, तो बेटा उसमें LDH और AST भी एस्टिमेट कर देते, ताकि कोई पैरामीटर ना बचे, बिल्कुल कंप्लीट असेसमेंट हो. बट नाउअडेज वी डू नॉट डू AST एंड LDH. व्हाई? कौन बताएगा? यस, एक्सीलेंट. इसको और अगर मैं बेटा दूसरे शब्दों में कहूं तो AST बेटा और दूसरे उसमें डिजीजेस में, पैथोलॉजीज में भी बड़ा होता है. मान लो इफ द कंसर्न्ड पर्सन इज लाइक पार्टी ऑल नाइट, तो AST विल बी एलिवेटेड. ठीक. इफ द कंसर्न्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, AST will be elevated. What about LDH? LDH बोलो. सबसे ज्यादा LDH कहां होता है बेटा? कहां मिलता है LDH? ना 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 ना, LDH एंजाइम होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तुझे सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? कहां? और if I am not wrong, RBCs. इसलिए बेटा जैसे हिमोलाइटिक जॉन्डिस वगैरह ये सब होता है ना, उसमें भी LDH बड़ा एलिवेटेड आता है. That is why even LDH cannot be accepted as a specific marker of MI. इसलिए अब इन दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया. Which one? AST and LDH. Both of them have been discontinued as a marker for MI. इसलिए अब इनको यूटिलाइज नहीं करते हैं. The modern markers, actually LDH और AST ये दोनों भी एंजाइमेटिक है,
These two are also enzymatic बेटा. AST भी एंजाइम है, LDH भी एक एंजाइम है और CKMB भी एक एंजाइम है. लेकिन मेजर एंजाइमेटिक जो आज पैरामीटर यूज किया जाता है which is closest to being called a specific parameter is CKMB. उसको कोरिलेट किया जाता है बेटा ट्रॉप टी से, ट्रॉप आई से. इतने सारे पैरामीटर्स का पता यूटिलाइजेशन हम क्यों करते हैं. अभी तो क्लासरूम में बैठ के बेटा बहुत सारी चीजें जब हम पेपर पे कागज पे घिस घिस के लिखते हैं और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो तब वो चीजें एक्चुअल में समझ आती है. 4 पैरामीटर 5 पैरामीटर क्यों पढ़ाए जाते हैं. आपके नजदीक जो सबसे पास में जो लैब होगी जहां पेशेंट का सीरम सैंपल जाएगा वो मान लीजिए ट्रॉप टी की रिपोर्ट आपकी 1 घंटे में देगा, ट्रॉप आई की रिपोर्ट 45 मिनट में देगा, CKMB की 3 घंटे में देगा, बेस्ड ऑन इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, पेशेंट लोड एंड स्किल्ड स्टाफ. इसीलिए आपको सब चीज पता होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले ट्रॉप आई या ट्रॉप टी में से कोई एक मिल जाएगा तो मैं उसकी इसकी रिपोर्ट तो लूं. खाली आप एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट ना रहे. क्लासरूम में तो सिर्फ आपको बताया जा सकता है ऐसा ऐसा होता है. द रियल प्रैक्टिकल टीचर इज बेटा वो लैब भी नहीं है, द वर्ल्ड आउटसाइड. सच में कभी जाके बैठिएगा ओपीडी में, जनरल वार्ड में. आदमी को कभी ऐसा बुरा ख्याल आता ना, वहां बैठ के देखिए आपसे बुरे बुरे हाल में लोग जिंदगी के लिए तरस रहे हैं. तो MI में आज हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इट्स एनाटॉमी, कोरोनरी सर्कुलेशन, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस. अच्छा एक बात बताइए, जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द लकी वंस, व्हाई आर दे नॉट प्रोन टू हार्ट अटैक्स और MI? क्योंकि बेटा अगर एक ब्रांच में ब्लॉकेज है तो उतना ही खून दूसरी ब्रांच भी सप्लाई कर सकती है. ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ दैट. लेकिन जिनका लेफ्ट या राइट ब्रांच दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट होता है, अगर डोमिनेंट ब्रांच में ब्लॉकेज आ गया तो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ ब्लड विल बी कट. ओके, आफ्टर दैट फोम सेल फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक एंड डिक्रीज ऑफ द ब्लड सप्लाई. ठीक, causing death of the cardiac tissues, death of the cardiac tissues. Overnight नहीं बेटा, in 6 months, 1 years, it happens eventually बेटा, gradually. ठीक है, gradually होता है. 4-5 साल में, 3 साल तो लगता है टाइम. After that, angina, the pain of myocardial infarction और heart attack. एक सीवियर सिंकिंग चेस्ट पेन होता है बेटा, जो रेडिएट होता है आपके यहां से टुवर्ड्स योर राइट आर्म, oh sorry, left arm. And why it radiates like that? Because of probably arch of aorta is situated towards left, इसलिए वो रेडिएट होकर यहां तक आता है बेटा. ठीक, लोग ये भी तो सवाल पूछ सकते हो, रेडिएट होकर यहां क्यों नहीं आता, यहां क्यों नहीं आता, मसल्स तो सब जगह होती है, यहां क्यों नहीं आता? यहां भी आता है इन सीवियर केसेस. जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ना, इन तक भी आ जाता है इन सीवियर केसेस. लेकिन जनरली बेटा वो रेडिएट होके यही ही आता है इन दिस. कौन सी मसल होती है यहाँ पे, डेल्टॉइड. हाँ, डेल्टॉइड ना, ये जो शोल्डर कर्व बनाती है. आई वाज वेरी पुअर इन एनाटॉमी, मैं बहुत रो पीट के पास होता था, तो एनाटॉमी खुद कंफर्म कर लेना बेटा, शायद डेल्टॉइड ही होती, मुझे इतना याद आ रहा है. After that, how to cure pain of angina? Nitroglycerin. Nitroglycerin कहां दी जाती है बेटा, below the tongue. क्या होता है उससे? Nitric oxide is released, which is a potent vasodilator. आपको vasodilation ही तो करना है बेटा, आपकी आर्टरी तो ब्लॉक्ड है. खुलेगी तो आगे ब्लड पहुंचेगा, तो जहां से वो पेन उठ रहा है, आप अगर इसे मॉरल टर्म्स में देखें ना, तो जहां खून नहीं पहुंच रहा जिस हार्ट मसल पे बेटा, वो चीख चीख के रो रही है कि हमें खून दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, हम मर रहे हैं भाई. दैट्स द थिंग. इसलिए वो पेन उठ के यहां तक आता है.
Then after that, markers of MI, sorry, not markers also, से पहले और आता है which populations are at risk of developing atherosclerosis and eventually MI. Patients with distorted lipid profile. Patients with distorted lipid profile. Patients with distorted lipid profile. Chronic alcoholics. Chain smokers. ठीक? Chronic alcoholics क्यों बेटा? More acetyl coenzyme है, more fat synthesis. ठीक? Why chain smokers? Because cigarette smoke or that nicotine, it generates high amount of free radicals. High amount of free radicals. And what is the main culprit of forming that foam cell or atherosclerotic plaque? It is oxidized LDL trapped in that blood vessel, जिसपे मैक्रोफेजेस जमा हो जाती हैं, फिर बेटा वहां पे और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल आता है, फिर उस पर कोलेजन आपका जमा होना शुरू हो जाता है, इवेंचुअली क्या होता है बेटा, वो आर्टरी का ही एक पार्ट बन जाता है. फोम सेल स्टेज इज रिवर्सिबल. लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डाइटरी हैबिट्स चेंज कीजिए, इट कैन बी कंप्लीटली रिवर्स्ड. बट वंस इट फॉर्म्स एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, इट इज इरिवर्सिबल. फिर तो बेटा बहुत सीवियर मेडिकेशंस और सर्जिकल प्रोसेस ही उसे रिमूव कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट, मार्कर्स ऑफ एमआई. मार्कर्स ऑफ एमआई classified into two, enzymatic and non-enzymatic. Which are the non-enzymatic beta? TROP-T and TROP-I. TROP-T and TROP-I. And which are the enzymatic markers? CK-MB. CK-MB. Although earlier we use LDH and AST also. Now, which populations are at risk? Distorted lipid profile. And what can cause distorted lipid profile beta? Bolo? Diabetes mellitus. Yes, very good. Anything else? Thyroid disorders. Which one? Hypo, hyper? Bolo. Do you see elevated lipid levels in hypothyroidism or hyperthyroidism? Why? क्या? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म क्या उतना ही रहता है या वो भी धीमा हो जाता है? वो धीमा होगा तो बेटा कैसे बढ़ेगा? सोच. बता. Your general metabolism is slowed down beta. That general metabolism doesn't include fat metabolism. चलो, this I'll give you as a homework this, कि हाइपो में बढ़ता है या हाइपर में बढ़ता है, और बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है. You should go and see these things बेटा. It won't take more than 2 minutes. आप यहाँ से बाहर जाते जाते अपने फोन में भी देख सकते हैं, या अटेंडेंस की लाइन में लगे बेटा वहां देख ले, कोई 2 बंदे देख ले, सबको बता दे. Then what other diseases can or pathologies can cause dyslipidemia? Bolo. Isn't something related to adrenal cortex? Yes. Cortisol. Yes. There are a number of things which can, जिसे कहना चाहिए, distort your lipid profile. Each and everything which distorts your lipid profile is a potent risk of developing atherosclerosis and eventually MI. ठीक है, समझ आया?